नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, कई दिन से चर्चाएं हो रही थी कि राहुल गांधी कोई हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, लेकिन आज का जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कतई हाइड्रोजन बम जैसी नहीं थी, लेकिन छोटा मोटा बम तो वो ज़रूर थी। और इतनी थी कि जो 75 साल का जो जश्न है उसके रंग में भंग तो डाल ही दिया है राहुल गांधी जी ने। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कल ऐसा नहीं किया। अगर वो कल ऐसा करते तो इंटेंशनली ऐसा माना जाता है कि वो मोदी जी के बर्थडे सेलिब्रेशन को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन ये उनका रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं आप उनको। लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप गंभीर हैं दोस्तों। आज उन्होंने सबूतों के साथ ये प्रमाण दिया है कि जो वोट काटने की जो प्रक्रिया है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है, क्योंकि 6000 से ज़्यादा एक विधानसभा सीट का उन्होंने डाटा दिया कि वहाँ वोट काटे गए और बाकायदा सबूत दिया। वो आदमी स्टेज पे आया जिसका वोट कटा है और वो आदमी भी स्टेज पे आया जिसके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल होकर वो वोट काटा है। दोनों को ही पता नहीं कैसे वोट कटा और कैसे वोट काटा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमेशा की तरह इसको नकार दिया है कि ये संभव नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी के ज्ञान की परीक्षा फिर शुरू हो गई है। देखते हैं वो कैसे इसको काउंटर करते हैं, लेकिन इतना तय है कि वोट चोरी के मुद्दे को राहुल गांधी यूं ही नहीं छोड़ना चाहते। वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं और कई लोगों का ये कहना है कि वो हाइड्रोजन बम क्यों नहीं फोड़ते। राहुल गांधी इस बार सधे हुए कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके कही गई हर बात का काउंटर होना है, और अगर एक गलत तथ्य उन्होंने दे दिया, एक गलत बात उन्होंने कही, तो फिर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो सवाल है वो संदेह में आ जाएगा। इसलिए फूक फूक कर राहुल गांधी कदम रख रहे हैं। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार जी का बचाव पूरी भाजपा करेगी, पूरा मीडिया तंत्र करेगा। लेकिन इतना तय है कि एक बंदे ने, जिसके पीछे उनकी पूरी पार्टी भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, पहली बार इस देश ने ये देखा है कि लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो मीडिया के सवालों के जवाब दे रहा है, वो लोगों की क्वेरीज के जवाब दे रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है। और ये हाल तब है जब किसी भी स्टेट में या किसी भी बड़े लीडर्स में, कांग्रेस में भी आज के दिन ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो खुलकर राहुल गांधी का साथ दे सके। लेकिन ये देश अब निश्चित तौर पे दो विचारधाराओं के बीच बट गया है। एक वो विचारधारा है जो किसी भी तरह के सत्ता को बरकरार रखने के लिए किसी भी कदम का समर्थन करती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी के ये जो आरोप हैं, ये जो दूसरा एटम बम है, ये कितना प्रभावी होगा वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी के बर्थडे के सेलिब्रेशन को ज़रूर इसने एक विघन डालने का काम किया है। आप ज़रूर बताएं कि अगर राहुल गांधी पर आपको भरोसा है, कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कुछ दम आपको नज़र आता है, और क्या बीजेपी को इससे कोई चुनौती मिलेगी आने वाले समय में। आप ज़रूर अपने विचार बताना। डॉक्टर साहब जी, कल ही मोदी जी ने कहा था कि ये जो पूरा हफ्ता है ये महिला स्वास्थ्य का पखवाड़ा होगा, और पूरे देश में जश्न मनाए जा रहे हैं सर। फिल्म एक्टर से भी वीडियो जारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश मोदी में हो गया है। ऐसे समय में राहुल की कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं? देखिए, जिसके पास जश्न मनाने की वजह है वो जश्न मनाएगा। तो जो लोग मना रहे हैं तो उनके लिए तो बड़ी बात थी कि उनके भगवान का जन्मदिन था कल। नरेंद्र अष्टमी थी एक तरीके से, जन्माष्टमी की नरेंद्र अष्टमी, और वो लोग खुश हैं, उनको होना चाहिए। और जिनके पास इस देश में फिक्र करने की, चिंता करने की वजह मौजूद हैं, वो परेशान है। और ये जो परेशान तबका है हिंदुस्तान का, आंकड़ों के सहित मैं बता रहा हूँ, वो 63 से 64% है। चूँकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अवतारी व्यक्तित्व के तहत भी कभी 36-37% से ऊपर वोट नहीं ले पाई। तो अगर आप लोकतंत्र में 66-67% लोगों की उपेक्षा
कर दें तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। जहाँ तक आपने कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं था, ये बिल्कुल हाइड्रोजन बम था। नहीं, राहुल खुद ही कह रहा है कि ये एक और एटम बम नहीं, है। राहुल थोड़े अभी विनम्र आएगा। विनम्र हो जाते हैं। उसके बाद में फिर न्यूट्रॉन बम आएगा, उनको इसे ही बताना चाहिए हाइड्रोजन बम ही था। ये चीज़ कि हाइड्रोजन बम नहीं था, ये तो भाजपा वाले कहेंगे हम तो बहुत इंतजार कर रहे थे हाइड्रोजन बम होगा, हालांकि उन्हें पता नहीं हाइड्रोजन बम क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी ने ये विनम्रता दिखाते हुए कहा कि ये जो मैं रिवील कर रहा हूँ चीज़ें, ये उस स्तर की नहीं है जिससे हाइड्रोजन बम किया जाए। अब ये देखिए चरणबद्ध प्रक्रिया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बतौर बाकायदा सबूत दे के, पीपीटी दे के लोगों को बताया। तो उसमें इशू ये था कि फालतू के नाम जोड़े जा रहे हैं, इस वाले में डिलीशन का प्रोसेस है। और उन्होंने वो सिद्ध करके बता दिया है कि किस तरीके से 6000 वोट, और सेंट्रली कमांड सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई कॉल सेंटर है, जहां आपको कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। और न केवल इतना बल्कि वो सबूत भी उन्होंने पेश किए कि जिस आदमी के कहने से 12 या वोट बताए उन्होंने डिलीट कर दिए, उसको ही नहीं पता कि उसके फ़ोन का इस्तेमाल कौन कर, बाहर के फ़ोन का को नंबर का उसके नाम से कौन इस्तेमाल कर गया। ओटीपी भी आया है, ओटीपी भी आया। तो ये चीज़ें कोई साधारण बुद्धि का आदमी तो करेगा नहीं। इसका मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में जो राहुल गांधी ने कहा, बहुत ही टेक्नो सेवी माइंड लगे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, तमाम इस तरह के लोग होंगे, है ना। और वो लोग, उनको हायर करने की क्षमता किस में है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, और ज्ञानेश का नाम लिया साथ में, कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो वोट की चोरी कर रहे हैं। यानी कि ज्ञानेश कुमार सबसे बड़ा चोर है, डकैत है, जिसका एक गैंग है, सरकार है वो, और वो ये काम करा रही है। जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, ज्ञानेश ने मेरे ख्याल से 1 मिनट नहीं लगाया और ये कहती है ये सारे चार्जेस निराधार है, बेसलेस हैं, कुछ नहीं है इनका। जब ये कहते हुए ये भी भूल गए कि भैया उन्होंने ये तो माना कि ये इस तरह की रिपोर्ट वहाँ एफआईआर वगैरह दर्ज हुई थी, तो वो यही तो कह रहे हैं कि कर्नाटक की सीआईडी ने आपसे मांगा है, पत्र लिखे हैं जी, 16 पत्र लिखे हैं। तो आप एक और तो राहुल गांधी के आरोप की पुष्टि कर रहे हो कि ये चीजें हुई हैं, आपने माना है, लेकिन आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे ताकि आपकी पोल पट्टी ना खुल जाए। तो राहुल गांधी ने आज देश में लोगों को ला के उन चीज़ों को, जो पीड़ित हैं या जो उसमें शामिल हैं, उनको ला के दिखा दिया है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार नहीं है, उनके पास प्रूफ है। और उन्होंने बार बार कहा कि मैं मंच पे तब चढ़ता हूँ जब मेरे पास 100%, 101% इसके प्रूफ होते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन है, एटम की रिएक्शन चेन रिएक्शन ही होती है। तो हो सकता है इसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी हम कई महीने इस कार्य को जारी रखेंगे। लोग क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन बम क्यों मान रहे, उनको ये लग रहा था कि बनारस वाला मामला शायद आएगा प्रधानमंत्री की सीट का, जिस पे ये कहा गया था कि भाई 7 राउंड तक अजय राय उनसे आगे चल रहे थे, एकदम से अचानक बिजली गायब हो गई, बनारस की लाइट आउट होगी, और उसके बाद सीधे परिणाम बताया गया। तो जब बिजली नहीं थी उस वक्त क्या हुआ है, और ये मैं बता दूं आपको, ये चीज़ें भी राहुल गांधी के पास हैं, आएंगी। हाँ, असल हाइड्रोजन बम उन्होंने सुरक्षित रखा है। कोई भी समझदार नेता, कोई भी समझदार पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसके पास कुछ एविडेंसेस होते हैं, कोई चीज़ें इस तरह की होती हैं, तो वो कभी उनको शुरू में पूरा विस्फोट नहीं करते, वो धीरे धीरे ये चीज़ें बताते हैं। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि हमारी एक बड़ी सफलता ये है कि चुनाव आयोग के लोग आके हमसे हमारी मदद करने लगे, वो हमें डाटा देने लगे। ये तो ज्ञानेश कुमार जी को नींद नहीं आई। हाँ, वो ये बताने लगे कि साहब ये जो बैठा है आदमी, ये कैसे चोरी कर रहा है, ये आप नहीं समझ रहे इसको, हम चूंकि इसके इर्द गिर्द रहते हैं रात दिन, और ये हम भी उस चोरी में शामिल हैं, अकेला तो कर नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने उसने कहा कि आके हमें बताया उन लोगों ने। अब यहाँ से चिंता उठती है, अब चिंता सरकार की भी है। ज्ञानेश कुमार तो देखेंगे, अपने स्टाफ को बुलाएंगे क्या है, लेकिन सरकार भी ऐसे लोगों को प्रताड़ित करेगी, और फिर एक हाइड्रोजन बम की चेन रिएक्शन वहाँ शुरू होगी कि जो ज्ञानेश कुमार से या राजीव कुमार से दुखी लोग थे, त्रस्त लोग थे, या वो लोग जिनका चुनाव आयोग में रहते हुए, हर आदमी तो करप्ट है नहीं, लोकतंत्र में भरोसा, लोकतंत्र में उनका भरोसा है। जो लोग 40-50 साल से चुनाव आयोग की नौकरी कर रहे हैं, वो तो हम लोगों से ज़्यादा लोकतांत्रिक होते हैं,
उन्हें पता है कि हम किस मिशन के तहत आ रहे हैं। तो वो लोग अगर जो बकौल राहुल गांधी अगर उनको इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं और मिल रही हैं तभी तो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो अब इनको ये चिंता होगी कि भैया कौन है ये जो घर का भेदी लंका ढाबे लंका ढहने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इसके भेदी कौन है, ये उनको तलाश करेंगे और ये संख्या और बढ़ेगी धीरे धीरे। और राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि भैया मेरा काम इतना ही था, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, देश के संविधान से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अनलेस और अनटिल जब तक इस देश की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए खुद आगे नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र जी, मैं एक बेसिक प्रश्न पूछता हूँ, राहुल गांधी ये लड़ाई ना लड़े तो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ना जी, क्या पढ़ना है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी और उनकी माँ इस दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं और पुरुष हैं, उन्हें क्या जरूरत है ये पंगे लेने की? वो आदमी क्यों लगातार इन चीजों पे लगा हुआ है? वो ना भी करे तब भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको एक कमिटमेंट है कि भाई उनके पुरखों ने और हमारे देश के जो बड़े नेता हुए उन्होंने बड़ी मेहनत से इस देश को आज़ाद कराया और 2.5-3 साल कौन संविधान सभा की बैठकें होती रही, उसमें अकेले नेहरू तो थे नहीं ना, बहुत लोग थे जी उसमें, पूरा देश शामिल था। और उन्होंने जिस संविधान को बड़ी मेहनत से बनाया, अगर उसको लोग ऐसे ही जाने देंगे, राहुल गांधी को आज भी भरोसा है, हम लोग शायद तो थोड़ा हमारा भरोसा कमज़ोर पड़ जाता है, उनको आज भी देश की जनता पे भरोसा है कि अगर उनके प्रयास सफल नहीं हुए तो जनता सड़कों पे आएगी, उनको बात समझ में आएगी, तो उनको समझ में आएगी धीरे धीरे, चूँकि अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का है। तो इसके जो परिणाम हैं इन सारी चीज़ों के, जो राहुल की आज रिएक्शन है, इसके पॉजिटिव परिणाम आने हैं। सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। और जब उनके जवाब देखिए, रविशंकर प्रसाद क्या करें, भाई राहुल गांधी को लोग वोट नहीं देते तो हम क्या करें? अरे बेवकूफ़ प्राणी, राहुल गांधी को वोट नहीं दे रहे तो अखिलेश यादव को तो दे रहे हैं, जो तुम्हें 2 नंबर की पार्टी बना दिया उठा के। डूब मरो तुम, किस राम मंदिर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आप कर रहे थे। अखिलेश यादव ने आपको कहाँ पहुंचा दिया? आपके लिए अखिलेश चुनौती है, ममता बनर्जी चुनौती है, तेजस्वी यादव चुनौती है, आप अकेले राहुल गांधी को क्यों ले रहे हो इसमें? राहुल गांधी ठीक है विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी किसी पे और पर आक्रमण नहीं करेंगे। सर राहुल टारगेट है इनका, राहुल पर आक्रमण कर रहे हैं, दूसरा तो साथ भी लेना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया था, कई बार हम ये बात कह चुके हैं धर्मेंद्र जी, 1 महीना राहुल गांधी को छुट्टी दे दो, पागल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। राहुल गांधी इनकी राजनीति की धुरी हैं। वंस राहुल गांधी इज आउट ऑफ साइट, बीजेपी इज फिनिश्ड। है ही कुछ नहीं, कुछ बचा ही कुछ नहीं इनके पास में, है ना। और जिस आदर्शवादी राजनीति की बात करते हैं लोगों ने, उनकी समझ में आ गया है कि भैया जितने भी जो भी भ्रष्टतम लोग हैं वो सब आपकी पार्टी में हैं, जितने निकम्मे लोग हैं वो सब आपकी पार्टी में हैं, जितने कितने मामले आते हैं, ये आपके लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, है ना, इलेक्शन का उसके आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में से नोट बरामद होते हैं, फिर भी शर्म नहीं किसी बात की। और देश की जनता धीरे धीरे ये समझ जाएगी कि अगर हम खुद आगे नहीं आए, और खुद आगे आने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लाठी बल्लम और हथियार लेकर आएंगे, इसका नेपाल बना दो। हाँ, हमारे पास जो महात्मा गांधी का दिया हुआ शस्त्र है अहिंसा का, वो काम आएगा। अब लोग भाजपा के लोग कहते हैं जी गांधी की अहिंसा से देश आज़ाद नहीं हुआ। गांधी की अहिंसा से देश आज़ाद हुआ है, ये भगत सिंह मानते हैं। नहीं, इन वाली लाठियों से भी नहीं हुआ। हाँ, ये जो बैरक में चलाते हैं, ये चीज भगत सिंह मानते हैं इस बात को, कि उनके प्रयास केवल लोगों को जागरूक करने भर के थे कि गुलामी की जंजीर से बाहर निकलो, लेकिन इस देश को असल में आज़ादी दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो महात्मा गांधी ही था। नहीं, आप इतने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से वो कैसे टकराते आप? अब वो 200 साल से राज कर रहे थे, आपने कुछ उखाड़ा उनका? कुछ कर पाए क्या? 1857 की क्रांति से लेके भी 90 साल तक वो यहाँ रहे, क्या बिगाड़ लिया आपने? तो गांधी इस चीज़ को समझ गए थे कि भैया जिन ये परंपरागत जो बातें हैं कि लाठी डंडे से मार देंगे, ये संभव नहीं है। तो आज भी देश की जनता के पास अहिंसा का हथियार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो, लोगों के उनको संविधान की महिमा पता चले और लोकतांत्रिक परंपराओं में उनकी आस्था बढ़े। और उसके दृष्टिगत जब भी कोई भी एक्शन होगा तो उसके सुखद परिणाम होंगे। अच्छा सर, एक बहुत ही एक वाजिब सा सवाल भी है, चिंता भी है कि देखो देश में जो चुनाव हैं वो तो चुनाव आयोग को करवाने हैं, और चुनाव आयोग पर अगर 60% लोगों का भरोसा उठ जाए तो उस देश का जो लोकतंत्र है उसका भविष्य कैसे मतलब सेफ हो सकता है सर?
अगर देश के विपक्ष का नेता परमाणु के साथ चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करता है और उन वाजिब सवालों का जवाब नहीं देता है, और जो लोगों में और जो चुनाव आयोग की जो भरोसा है, अगर वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा सर, तो फिर लोकतंत्र रहेगा कहाँ पे, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र कह चुके हैं। लोकतंत्र है कहाँ? अभी भी जो चल रहा है ये है प्राइम सिस्टम की, प्राइम मिनिस्टर की डिक्टेटरशिप, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की तानाशाही, ये नाम दिया जाता है इसको। यानी कि कोई भी निर्णय है बड़े से बड़ा, वो प्रधानमंत्री ने अकेले ही लेना होता है। इनकी कैबिनेट का भी कोई वैल्यू नहीं, कैबिनेट का कोई भी रोल नहीं है। तो लोकतंत्र जैसी चीज़ तो यहाँ रही नहीं। लेकिन लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं हिंदुस्तान में, लोगों को पता नहीं कि वो कितने लोकतांत्रिक हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। वो इस रूप में नहीं जानते कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ तो ये लोकतांत्रिक है। लेकिन आप ये देखिए, लोकतंत्र का सीधा मतलब है जस्टिस से। आज भी भारत का आम नागरिक कहीं भी अन्याय हो रहा हो, बेशक उसमें इतनी ताकत ना हो उसकी प्रतिकार कर ले, लेकिन वो अंदर से सोचता है इस आदमी के साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं हमारे समाज में। तो जब अब जैसे इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था तो लोगों ने रिएक्ट तो किया ना, है? तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में बिल्कुल लोग मर चुके हैं, मुर्दा लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी लोग उठेंगे, आप देखना वो लोग उठेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, जो ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी तबका तो इस हिंदुस्तान का इतना नपुंसक हो चुका है, इतना भीरू हो चुका है कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहता। उद्योगपति कह रहे हैं जी 2047 तक रहना हाँ, चाहिए। मुकेश अंबानी का मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑलमाइटी हिमसेल्फ सेंड हिम। तो मैंने ये लिखा भी पोस्ट बुक में। बाकी मैंने क्या जोमेटो से डिलीवरी कराई थी और लोग नहीं, ठेके भी बनवाए भाई, भगवान सबको भेजता है, ये तो स्थापित तथ्य है। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी को भेजने में क्या विशेष प्रयास करना पड़ा था उनको? देखो जी, विशेष आदमी तो विशेष प्रयास। अभी देखिए ना, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए थे, उनको भी एक आता है कि वो गर्भ से नहीं जन्मे थे, वो प्रकट हुए थे। तो ये भी प्रकट ही हुए है ना। और उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा और मेरे पास चूँकि मनुष्य जीवन में आ रहा हूँ मैं, तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये कम नहीं है जी, प्रकट हुए हैं जी, सच में। मैं मतलब अगर प्रकट हुए हैं तो फिर ऐसे अजन्मे का क्या जन्म मनाना, जो अनादि है, अनंत है, उसके जन्म क्या मनाना, है ना। लेकिन ये भी आप देखिए, जो जन्मदिन मनाया नहीं, ये मनवाया गया है। नहीं, जबरदस्ती। आप ये देखिए, पैटर्न देखिए, शाहरुख खान बोल रहा है तो खड़े होके बोल रहा है, सलमान खान बोल रहा है, सब मतलब सबसे खड़े होके बुलाया गया। पोल पट्टी यहाँ खुल गई कि शतरंज के जो खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद, उनको एक भेजा गया, उन्होंने दिया और उस पर उन्होंने लिखा विश्वनाथ आनंद जी, तो उन्होंने वही चिपका दिया। यानी चोरी पकड़ी गई। तो मैं ये तो हो सकता है सामने वाले बंदे ने जानबूझ के करा। तो मूर्ख इतने हैं कि अक्ल का प्रयोग करना भी नहीं आता, चूंकि अक्ल जो है एक ही आदमी के पास है, बाकी किसी को वो उसको बुद्धि को प्रयोग करने नहीं देता। तो लोकतंत्र की तो चिंता आप या हमें नहीं करनी चाहिए। जब थोड़ा सा, अभी कहते हैं ना कि पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, तो आवाज़ें आने लगी हैं, गुड़ 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 हो रहा है, तो जिस दिन बढ़ जाएगा अच्छा लग जाएगा। लेकिन हमें ना हम इसकी वकालत करते हैं हिंसा की, ना सशस्त्र क्रांति की कोई बात कर रहे हैं। लोग अपने बुद्धि विवेक से और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हिंसात्मक आंदोलन के जरिए, और सबसे बड़ी ताकत उनके पास वोट की है, जिससे वो सरकारें बदलते हैं, और उसी वोट की चोरी हो रही है। चंदा बंदा तो सर उद्योगपति देते ही थे सारे पार्टियों को, लेकिन मतलब इस तरीके की खुल के वकालत भाई आप ये देखिए, 1952 में पहला चुनाव हुआ, देश की जनता के पास चंदा देने की हैसियत थी नहीं थी। 150-200 करोड़ का बजट था। तो उस समय नेताओं ने लोगों से चंदा लिया, 1-1, 2-2 रुपए का। उस समय 2 रुपए भी बड़ी बात रही होगी। चौधरी देवीलाल हमारे यहाँ उदाहरण, उन्होंने कहा 1 नोट 1 वोट, 1-1 रुपया लिया साथ में। और आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, संपत सिंह बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि देवीलाल हमसे बोले 84 की जीत के बाद में राजीव गांधी की, कि यार इस भजनलाल के खिलाफ आप इतना बोलते हो, इतने आरोप लगाते हो, कोई ठोस है आपके पास में? तो उन्होंने कहा है, तो बोले इसको आप ना ड्राफ्ट कर लो। तो उन्होंने 67 पन्ने की एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया। वो कहते हैं कि हम उसे लेके कनॉट प्लेस में जाते थे, और हमने कहा जी हम पे तो पैसे ही नहीं,
एक टाइम के विधायक रह चुके संपत सिंह, बोले हम पे पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने सुशील मोहंता कोई राज्यसभा के सदस्य थे और 2 और थे, उनसे ये कहा कि यार इन बच्चों को पैसे दे दो, ये ना इनको छपवा लेंगे। ये 84 की बात है। तो गरीबी थी, पैसे नहीं थे उस समय तक भी। और फिर वो लेके राजीव गांधी के पास गए और राजीव गांधी से बोले जी आपकी जीत बड़ी शानदार हुई है, लेकिन कांग्रेस बनी रहे उसके लिए जरूरी है आप इस भजन लाल को हटा दो यहाँ से, चूंकि भ्रष्ट है। और बोले इसे हाजी मलखान को हटा दो। हाजी मस्तान वो भूल भाल गए होंगे, तो बाकी बोला और मुझे बात पता नहीं है, ये छोरा बतावेगा संपत सिंह क्या है। बोला मुझे 1-1.5 मिनट में मैंने उनको ब्रीफ किया जी ऐसी ऐसी हालत है। तो कहने का आशय ये है कि अभी की बात है ये 35-40 साल पहले ही, और इस तरीके के हालात थे। तो लोग कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज के नेता तो अरबों खरबोपति हैं, है ना। और वो उससे जनहित तो कर नहीं रहे, केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। तो आज माहौल ऐसा पूरे देश में बन गया हर लिहाज से कि हर आदमी उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है। ऊपर से वोट की चोरी, ये ऐसा ही लग रहा है जैसे आप किसी के घर में से उसकी जो सबसे जिस पे इज्जत टिकी हुई है, आप परिवार से किसी के महिला को उठा लाएं, ये उस तरह का वो है, ये छीना बस्ती है। और ये जो ज्ञानेश कुमार जैसे अफसर, मैं तो देखता हूँ उसकी सूरत देख के मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जिस तरह की बात कर रहा है। उसमें अमेंडमेंट भी किया कानून में जी, ज्ञानेश कुमार पे कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता। ये जो दुर्भी संधि हुई है, जो षड्यंत्र हुआ है, ये यहीं से शुरू होता है। पहला स्टेप जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसका पार्ट होगा इलेक्शन कमीशन को चुनने वाले का, तो गवर्नमेंट ने उसको हटाया। क्यों हटाया भाई? उसकी जगह कैबिनेट मंत्री लाए ताकि एलओपी के राय का कोई महत्व ना हो, वो डिसेंट नोट देख के बाहर निकल आए और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। दूसरा ये बनाया कि अब इनको रिटायर होने के बाद भी इन पे मुकदमे नहीं चलेंगे, यानी कि चोर को, डकैत को पूरा संरक्षण दे दिया गया कि तू कुछ भी कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, बल्कि तेरी जो पोस्ट रिटायर्ड लाइफ है उसको हम और आरामदायक बना देंगे। हालांकि जो जिन्होंने उनको ये अधिकार दिए वो ये अधिकार छीन भी सकते हैं उनसे, वो तो छीन ही लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाप का घड़ा तो कभी ना कभी तो भरता ही है जी, बिल्कुल भरेगा। और अगर हम सब लोग ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग होंगे, प्राकृतिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग इन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों आप क्या कहेंगे वोट चोरी के इन नए आरोपों पे? आप जरूर अपने प्रतिक्रिया दर्ज करवाएं, और प्रतिक्रिया दर्ज करवाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि लोकतंत्र में आप सबकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। उस राय से हमें ये एक आइडिया मिलता है कि लोग वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों को लेके क्या सोच रहे हैं, और निश्चित तौर पे एक अवेयरनेस आई है। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता राहुल गांधी रुकने वाला है, वो किसी भी सूरत में इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहेंगे। और देखते रहिए, आप जरूर आप इस पर अपनी राय बताइएगा। शुक्रिया त्यागी जी, जी नमस्कार। नमस्कार।